Let's improve English. तुमने उनके रिश्ते में एक दरार पैदा कर दी। अब मुझे ही इस दरार को ठीक करना पड़ेगा। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ यूजफुल बट थोड़े से कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो। इन फैक्ट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको कुछ फ्रेजेस, इडियम्स, वर्ड्स सिखाने की कोशिश करूँगा इन सेंटेंसेस के थ्रू। सभी वर्ड्स को आप सेंटेंसेस के अंदर ही देखेंगे, तो इस बात की चिंता करने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं कि उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से सबको सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो लेसन्स इस चैनल पर आते रहते हैं। यू कॉज्ड अ रिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप। यू कॉज्ड अ रिफ्ट। रिफ्ट हम कहते हैं दरार को। फिजिकल दरार को भी हम रिफ्ट कहते हैं, जो दरार आ जाती है, लाइन सी बन जाती है। वैसे ही इस तरह के मीनिंग में भी हम रिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू कॉज्ड अ रिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप। अब मुझे ही इस दरार को ठीक करना पड़ेगा। नाउ आई विल हैव टू फिक्स दिस रिफ्ट और हील दिस रिफ्ट। यहाँ पर आप फिक्स या फिर हील, इन दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज वर्ड्स, फिक्स और हील। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। I know him inside and out. I want to teach you here what inside and out means. If you know someone or something inside and out, that means you know him or you know something very well. I know him inside and out. There is another phrase which seems similar. आपने अपनी शर्ट उल्टी पहन ली है. You have worn your shirt inside out. Inside out. देखो ये फ्रेज कैसे यूज होता है। इसका मीनिंग इस तरह से है कि जो अंदर का हिस्सा है शर्ट का वो बाहर आ गया है। You have worn your shirt inside out. You have worn your t-shirt inside out. यहाँ पर आप जब किसी को कहना चाहते हैं कि आपने कुछ पहना है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। You have your shirt on inside out. You have your shirt on inside out. If you have something on, it means you are wearing it. You have your shirt on inside out. It means उल्टा पहना है आपने अपनी शर्ट को। मुझे वहां देखकर वो चौंक गया। उसके गुस्से से मैं दंग रह गया। He was taken aback by seeing me there. Taken aback. If someone is taken aback, he is shocked to see something or to experience something. He is shocked or surprised or astonished. He is taken aback. He was taken aback by seeing me there. यानी मुझे वहाँ देखकर वो चौंक गया। I was taken aback by his anger. यानी मैं उसके गुस्से से दंग रह गया। तो कभी कभी आप सरप्राइज्ड बोलने की जगह टेकन अबैक बोल सकते हैं। यू विल साउंड मच मोर इम्प्रेसिव दिस वे। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम करना चाहते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा चौंक गया था, अगर आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, आप इसकी इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा चौंक गया था, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। आई वॉज समवट टेकन अबैक। आई वॉज अ लिटल टेकन अबैक। वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वो जाना चाहता था लेकिन मैंने उसे रोक के रखा। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ एक फ्रेजल वर्ब जो कि है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मीनिंग क्या होता है? तो पहला होल्ड बैक का मीनिंग है अगर आप किसी चीज़ को होल्ड बैक करते हैं, मतलब उसको अपने तक सीमित रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। जैसे वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ही इज़ होल्डिंग समथिंग बैक। ऑब्वियसली आप ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं कि ही इज़ हाइडिंग समथिंग, लेकिन ही इज़ होल्डिंग समथिंग बैक। यू साउंड मोर इम्प्रेसिव दिस वे। He is holding something back. यानी कोई बात वो अपने अंदर ही रखे हुए है, बता नहीं रहा है। दूसरा इसका मीनिंग है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, होल्ड समथिंग बैक का मतलब किसी को पीछे ही रोक कर रखना, किसी चीज को या किसी पर्सन को। He wanted to go out but I held him back. Held is the second form of hold. Past tense है इसलिए held. He wanted to go but I held him back. मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। I couldn't hold back my tears. यहाँ पर फिर से कुछ रोकने की बात हो रही है। I couldn't hold back my tears. I couldn't hold back my laughter. I couldn't hold back my anger. Like this. कल रुक रुक कर बारिश हुई। सुबह से सिर में रुक रुक के दर्द हो रहा है। मैं कभी कभी एक्सरसाइज करता रहता हूँ। यहाँ पर मैं एक ही फ्रेज आपको बताऊंगा जिससे आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कह सकते हैं। ऑफ एंड ऑन। वैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली इसका मतलब कोई चीज़ रुक रुक कर होती है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सा वर्ड लगता है।
इतना बड़ा वर्ड बोलने के बजाय आप ऐसे भी कह सकते हैं इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ यस्टरडे, इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ यस्टरडे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आप ऑन एंड ऑफ बोलो या फिर ऑफ एंड ऑन बोलो, दोनों ही तरीकों से ये सही है। इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन यस्टरडे। इफ समथिंग हैपन्स ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब वो कभी होता है कभी नहीं होता है। कोई चीज़ ऑफ एंड ऑन होती है मतलब कभी होती है फिर रुक जाती है, कभी होती है फिर रुक जाती है। जैसे सुबह से सिर में रुक रुक के दर्द हो रहा है, कभी होता है कभी रुक जाता है। आई हैव हैड अ हेडेक ऑन एंड ऑफ सिंस मॉर्निंग, आई हैव हैड अ हेडेक ऑन एंड ऑफ सिंस मॉर्निंग। वैसे ही मैं कभी कभी एक्सरसाइज करता रहता हूँ, इसका मतलब मैं कभी कभी करता हूँ फिर रुक जाता हूँ, फिर करता हूँ कभी फिर रुक जाता हूँ। ऑन एंड ऑफ का मतलब सम टाइम्स भी होता है। ऑन एंड ऑफ का मतलब सम टाइम्स होता है, सम टाइम्स का ही ये सिनोनिम है। आई कीप वर्किंग आउट ऑन एंड ऑफ, यानी कभी कभार करता रहता हूँ। आई कीप वर्किंग आउट, वर्क आउट इज अनदर फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू एक्सरसाइज। मैं यहाँ सिर रख के सोऊंगा, कितना सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन फिर भी कंफ्यूज कर देता है लोगों को। इस तरह की बातों से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ सिर रख के सोऊंगा, मैं सोऊंगा ये तो पता है, आई विल स्लीप हेयर। मैं यहाँ सिर करके सोऊंगा कि मैं ऐसे सोऊंगा कि मेरा सिर यहाँ हो, तो यहाँ पर इसको हम कैसे कह सकते हैं? आई विल स्लीप विद माई हेड हेयर, आई विल स्लीप विद माई हेड हेयर, यानी यहाँ मेरा सिर होगा। इस विद को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, हाथ ऊपर करके खड़े रहो, तो हम कहेंगे कीप स्टैंडिंग विद योर हैंड्स अप, कीप स्टैंडिंग विद योर हैंड्स अप। तो ऐसे आप विद का यूज कर सकते हैं जब आप किसी और चीज को मेंशन करना चाहते हैं। जैसे मैं खिड़की खुली रख के सोता हूँ, आई स्लीप, यहाँ तक तो हो गया, विद द विंडो ओपन, आई स्लीप विद द विंडो ओपन। जैसे अंदर मत आओ शूज पहने पहने, डोंट कम इनसाइड विद योर शूज ऑन, डोंट कम इनसाइड विद योर शूज ऑन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कीप स्टैंडिंग कीपिंग योर हैंड्स अप, हैंड्स को ऊपर रखे रखे खड़े रहो। अब से तुम रोज नहाओगे, अब से मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, तब से उसने खराटे लेना बंद कर दिया। अब से तब से इनको हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? फ्रॉम नाउ ऑन यू विल टेक अ बाथ एवरी डे, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल टेक अ बाथ एवरी डे। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट गो टू देयर हाउस, फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट गो टू देयर हाउस, यानी अब से मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। तब से के लिए भी हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर हम कहेंगे फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन ऑन ही स्टॉप्ड स्नोरिंग, फ्रॉम देन ऑन ही स्टॉप्ड स्नोरिंग। खराटे लेने को स्नोर करना कहते हैं, यानी तब से उसने फिर खराटे लेना बंद कर दिया। कैसे कहूँ, वो होशियार तो है लेकिन ईमानदार नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा उस बात को कैसे रखें किसी के सामने, कैसे बोलें। उसके लिए इंग्लिश में एक तरीका होता है हाउ डू आई पुट इट, हाउ डू आई पुट इट। इसका मतलब है इस बात को मैं कैसे रखूं, कैसे कहूं मैं इस बात को। हाउ शैल आई पुट इट, ऐसे भी कह सकते हैं। ही इज इंटेलिजेंट बट नॉट ऑनेस्ट, हाउ डू आई पुट इट और हाउ शैल आई पुट इट। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। मैं उसे सच बताना चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। आई वॉन्ट टू टेल हर द ट्रूथ बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, यानी इस बात को मैं कहूं कैसे, किस शब्दों में कहूं, हो सकता है उसे बुरा लग जाए। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। चलो मिलकर सोचते हैं। लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर, लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर। इट्स अगेन एन इडियम। इफ यू पुट योर हेड्स टुगेदर मतलब आप साथ में मिलकर सोचते हैं। तुम दोनों एक साथ सोच विचार करके इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकाल लेते? Why don't you two put your heads together and figure it out? Why don't you two put your heads together and figure it out? यानी दोनों मिलकर कुछ ना कुछ समाधान क्यों नहीं निकाल लेते, इस चीज़ को फिगर आउट क्यों नहीं कर लेते। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।